हाँ, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज हम विद्युत धारा के अंदर ओम का नियम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ ओम। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7 मार्क्स का पाठ है। तो चलिए हम ओम के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये नियम है क्या। मान लीजिए हमारे पास में यह कोई एक टैंक है। क्या है प्यारे बच्चों? टैंक है, अर्थात टंकी है हमारे पास में रखी हुई। और इस टंकी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। पाइप की सहायता से क्या डाल रहे हैं? इसके अंदर आ रहा है जल। तो अब आप मुझे बताइए, जिस प्रकार जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ेगी, यानी ये जो टंकी का लेवल है वो दर्शाता है, यानी ये जो हम पोर्शन मान रहे हैं वो है टंकी का लेवल। और यहां पर जो जल हम डाल रहे हैं, तो हमें पता है जैसे जैसे जल आता जाएगा टंकी का लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यह आप तो अपनी दैनिक जीवन में भी देखते हो कि हमारे पास यदि कोई टंकी पात्र है और उसमें आप धीरे धीरे जल की मात्रा पाइप की सहायता से बढ़ा रहे हो, तो टंकी का लेवल बढ़ रहा है। आखिर इसको हम अपने दैनिक जीवन में काम में कैसे लाएं? तो मेरे पास में जो ये पाइप से जो जल आ रहा है उसको मैं मान सकता हूं प्यारे बच्चों विद्युत धारा। क्या मान सकता हूं? विद्युत धारा। बिल्कुल ओम का नियम एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल भी महत्वपूर्ण है, और समझने हमें आसान तरीके से इसको समझना है जिससे हम परीक्षा के अंदर इस कंसेप्ट को भूल न सकें। फिर ये जो टंकी का लेवल है प्यारे बच्चों वो दर्शाता है V को। तो यहां पर हम कह रहे हैं जैसे जैसे टंकी के अंदर पानी को भरा जाता है वैसे वैसे टंकी का लेवल बढ़ता है। इसी प्रकार मैं कहूंगा, जैसे जब किसी चालक तार में विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है, आरोपित विभवांतर का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। यही ओम का नियम है। अर्थात V समानुपाती क्या होता है? I होता है। ये अपने जहन में ध्यान रखें। तो यहां पर हम ये V किसको दर्शाएगा? ये V दर्शाएगा विभवांतर को। किसको दर्शाएगा? विभवांतर को दर्शाएगा। I दर्शाएगा विभवांतर यानी विद्युत धारा को। विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। तो यहां पर ये जो चिन्ह है वो दर्शाता है समानुपाती की मात्रा। दोनों ही एक दूसरे में बराबर अनुपात में बढ़ते हैं। चलिए इसकी परिभाषा आप बताइए, क्या परिभाषा हो गई? इसकी परिभाषा यह है, चालक तार तो हमें लेना ही है, अर्थात किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। लेकिन यहां पर कंडीशन प्यारे बच्चों एक स्थिति यह अप्लाई होती है कि चालक तार की भौतिक अवस्था उस समय स्थिर रहनी चाहिए, जैसे तापमान उसमें स्थिर रहना चाहिए, और जो है भौतिक अवस्था चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है वो स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनका पूरा न्यू कंसेप्ट में वीडियो डाला हुआ है। इसमें प्ले स्टोर में जाकर आप यहां पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों जैसे ही हम यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो मेरे पास में इसके लिए आएगा R। R हमारे पास में यहां पे क्या होगा? तो इसको समानुपाती को हटाने पर मेरे पास में RI आता है। लेकिन यह देखिए यह नियम भी ओम का ही है, लेकिन इसमें अच्छे दिखने के लिए हम इसको कर सकते हैं VIR। बताइए ये आपके समझ में आ गया होगा। V बराबर क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यहां पर R एक समानुपाती स्थिरांक है जो प्रतिरोध को दर्शाता है। बिल्कुल प्रतिरोध का भी हमने पूरा का पूरा वीडियो इस न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपके पास में पहुंचा दिया गया है। तो इसको भी पढ़ने का पूरा मन लगाकर, मतलब जो भी वीडियो है 10th क्लास के बोर्ड की दृष्टि से पूरा का पूरा सिलेबस NCERT बेस पे रहेगा। किसी भी चीज पर कोई ज्यादा भटकाव नहीं रहेगा। तो चलिए V बराबर IR। अब आप कहते हो सर हमें ये फॉर्मूला कई बार हम I बराबर VR लिख देते हैं, परीक्षा में कंफ्यूज होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों न्यू कंसेप्ट क्लासेज यही उद्देश्य लेके आ रहा है कि आप परीक्षा में बिल्कुल भटके नहीं। तो इसके लिए आपने कई बार सर भी कहते हैं आपको कि प्यारे बच्चों यह आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। आपको कोई पर्सन बता रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा है,
तो आपको पता है, जैसे ही आपको पता चल जाता है ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, आप उस पर्सन की टांग पकड़ के नीचे खींचते हो, बिल्कुल खींचोगे, तो यहां पर क्या लगा दोगे, इस टांग को आप नीचे खींच देना, क्या बन गया, V बराबर VIR, और यहां पे लगा देना बराबर। तो बताइए V बराबर IR कौन सा नियम है, ओम का नियम है। तो अब समझे आसान शब्दों में, पहला उदाहरण आप इस बेस से समझ सकते हो, टंकी और नल की सहायता से। दूसरा उदाहरण हम इस कंसेप्ट से, तीसरा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, V बराबर IR, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सन की टांग नीचे खींच दो, R में कन्वर्ट कर दो, बराबर में V के बराबर में बराबर बैठा दो, V बराबर IR। बताइए ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा, V बराबर IR। चलिए इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आ गया होगा ओम का नियम क्या है। अब इसको, ओम के नियम को किस प्रकार से हम लिखेंगे और जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स आए, तो यहां पर शुरुआत करते हैं इस ओम के नियम की। सबसे पहले हेडिंग के अनुसार हम लिख सकते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, यह नियम क्या कह रहा है, यह नियम इस प्रकार से है, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर का मान, आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं V समानुपाती I, यहां पर आप संक्षिप्त में कह सकते हो, चालक तार में आरोपित विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी उसी अनुपात में क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ता है। लेकिन शर्त यह है कि चालक तार की भौतिक अवस्था कौन कौन सी भौतिक अवस्था है, यहां पर हम कह सकते हैं ताप, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, व चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रहे। यही क्या है प्यारे बच्चों, ओम का नियम है। अर्थात किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा के समान। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व ताप में स्थिर रहे तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, ओम के नियम में चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान किसके समानुपाती होगा, आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। स्थिर क्या रहती है, चालक तार की भौतिक अवस्था ही स्थिर रहती है। संबंध है V बराबर IR। V समानुपाती I। ओम के नियम का फिर हमें लिखना है ओम के नियम का गणितीय रूप। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हमें प्यारे बच्चों लिखना है, ओम के नियम का गणितीय रूप। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या आएगा, तो हम यहां पे कह रहे हैं V समानुपाती क्या होता है, I होता है, और V बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। यह मेरे पास में क्या हो गया, ओम के नियम का गणितीय रूप हो गया। यहां पर
जो मेरे पास है V बराबर है विभवांतर, I बराबर है विद्युत धारा, R बराबर प्यारे बच्चों होता है समानुपाती स्थिरांक होता है। और ये स्थिरांक किसको दर्शाता है? प्रतिरोध को। तो यह भी आप ध्यान रखें, डायरेक्ट आपको V बराबर IR देकर यह पूछ सकता है R किसको दर्शाता है? R दर्शाता है समानुपाती स्थिरांक को। यदि प्रतिरोध उसमें ऑप्शन में नहीं हो तो समानुपाती स्थिरांक, विद्युत धारा, प्रतिरोध, समानुपाती स्थिरांक व प्रतिरोध दोनों को। तो यहां आंसर हमारा हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक व प्रतिरोध दोनों को दर्शाता है। तो यह कंसेप्ट आपका ओम के नियम का क्या है, गणितीय रूप क्या है, आपके समझ में आ गया होगा कि चालक तार में जैसे जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यही क्या है? ओम का नियम है। अब यहां पर आता है V व I के मध्य ग्राफ द्वारा संबंध। चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं कि रिलेशन बिटवीन द V एंड I बाय द ग्राफ के द्वारा हमें दर्शाना है किस प्रकार से बढ़ता है। तो चलिए हम इस ग्राफ को ले लेते हैं। ये मेरे पास में जो है x है और ये मेरे पास में y है। यहां पर उभयनिष्ठ बिंदु है और यहां जो हम खींचेंगे ग्राफ लंबवत रेखा में V आएगा और इधर मेरे पास में I आएगा। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा I का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा, अर्थात एक सीधी सरल रेखा आती है। तो यहां पर ये जो सरल रेखा है वो किसको दर्शाती है? चलिए यहां पर हम देखते हैं एक सीधी सरल रेखा आती है और इसका जो ढाल है प्यारे बच्चों, यहां पे एक शब्द आता है ढाल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप। यह किसको दर्शाता है? ढाल दर्शाता है हमेशा टेन थीटा। इसको किससे शो किया जाता है? टेन थीटा से। और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है? लाल बट्टा के ए कक्का। यह हमारे पास में एक सारणी है जिसमें ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है और ये होता है टेन थीटा। तो अब आप समझ गए होंगे टेन थीटा बराबर मेरे पास में होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो अब आप समझ गए हैं लंब में मेरे पास में क्या है? लंब में मेरे पास में है V, आधार में कौन सा मान रखा हुआ है? I। तो यहां पे जब हम समीकरण कहते हैं V बराबर IR, R का मान मुझे चाहिए तो ये I नीचे जाएगा, तो V बट्टा क्या होता है? I बराबर R। तो ये जो ढाल है प्यारे बच्चों वो किसको दर्शाता है? R को दर्शाता है, यानी प्रतिरोध को दर्शाता है। तो यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखें जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यह 10th क्लास के लिए अगला कंसेप्ट नहीं है। जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो क्या करेगा? यहां पर I दे देगा और यहां V दे देगा और कहेगा बताओ यह ढाल किसको दर्शाता है? टेन थीटा किसको दर्शाता है? तब ये प्यारे बच्चों R को नहीं दर्शाएगा। यहां पर देखिए हमारे पास में दो समीकरण प्राप्त होते हैं V बराबर IR से। तो हम कह सकते हैं V बट्टा I बराबर होता है R, अर्थात लंब में जब V हो आधार में I हो तो वो R को दर्शाएगा। लेकिन यहां पर इस ग्राफ में इसने क्या कर दिया? लंब में I को ले लिया, आधार में V को ले लिया, अर्थात इस पक्ष को इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने का मतलब हम कह सकते हैं उल्टा करने से I बट्टा V होता है, तो यह पक्ष भी उल्टा होगा, 1 बट्टा R को दर्शाएगा। यदि ग्राफ में I इधर है और V इधर है तो ये R को नहीं दर्शाकर 1 बट्टा R को दर्शाएगा और ये R ऊपर जाता है तो हो जाएगा -1। आप समझ गए होंगे जब भी हमारे पास में कोई बट्टा में राशि है उसको ऊपर ले जाते हैं तो x -1 होता है। कंपटीशन में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओम के नियम में निम्न ग्राफ दिया गया है I बट्टा V, ढाल किसको दर्शाता है? हम सोचते हैं R को,
R को नहीं दर्शाएगा, यहां पर 1/R को दर्शाएगा, क्योंकि देखिए इसने इसको विद्युत धारा को इधर ले लिया, V को इधर ले लिया, तो डेफिनेट क्या होगा, हमारे इस समीकरण के अनुसार जब बायां पक्ष उल्टा हो रहा है तो दायां पक्ष भी उल्टा होगा, अर्थात किसको दर्शाएगा, 1/R को, अर्थात यहां हो जाएगा ओम-1 प्रति ओम को दर्शाता है। यह भी आप कंसेप्ट क्लियर करते चले, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा आप उस प्रश्न को घुमा देते हैं, और यदि यह प्रश्न आपके कंपटीशन में आता है और न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हो तो मान के चलिए आपने 2-3 हजार लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, बढ़त की ओर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको प्रश्न 10th क्लास वाले बच्चे इस पे फोकस पे आ गए कि V और I के मध्य जब एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी सरल रेखा आती है, तो वो सीधी सरल रेखा का ढाल किसको दर्शाता है, R को दर्शाता है। ये सीधी सरल रेखा यह दर्शाती है जैसे जैसे V का मान बढ़ता है I का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। चलिए इसके नीचे एक लाइन लिख देते हैं, ग्राफ के नीचे इस प्रकार से आप लाइन लिखें, V व I के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल प्रतिरोध यानी R को दर्शाता है। तो यह आप ध्यान रखें, और ये जो ढाल होता है प्यारे बच्चों वो होता है tan थीटा, यानी स्लोप इसको कहा जाता है। तो यहां पर आपका ओम का नियम क्या हो गया, लगता है आप इस ओम के नियम को समझ गए होंगे, V बराबर IR ओम का नियम होता है। चलिए इस पर हम न्यूमेरिकल बेस से प्रश्न सोल्व करते हैं और किस प्रकार से होते हैं। अब आपके पास में एक प्रश्न आ जाए, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। प्रश्न इसको इस प्रकार से भी एनसीईआरटी दे सकती है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन बताइए। तो देखिए ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का मतलब है उसने सीधा सीधा V व I के मध्य ग्राफ पूछा है। क्या पूछा है, V और I के मध्य उसने ग्राफ पूछा है। तो आपको सबसे पहले प्रायोगिक जो है वो सत्यापन बताइए, ओम का नियम लिख के गणितीय रूप लिख के ग्राफ लगा दो और फिर उसके नीचे वो कंटेंट है वो लिख दीजिए और आपके प्रश्न क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल ये कहता है कि सुन, जब किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर का मान 6 वोल्ट है तथा प्रवाहित विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान बताइए। प्रतिरोध का मान बताइए। यह आपके पास में प्रश्न है कि विभवांतर का मान 6 वोल्ट है, प्रवाहित विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है, तो हमें प्रतिरोध का मान पूछा है। ऐसा यदि न्यूमेरिकल आता है तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, आंसर में दिया गया क्या है प्यारे बच्चों, V का मान कितना है 6 वोल्ट और यहां पे I का मान दिया गया है 2 एम्पियर। ध्यान रखें विद्युत धारा का प्रतीक I होता है, मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है, जबकि जो हमारे पास में विभवांतर है उसका V संकेत है और वोल्टेज
वोल्ट जो होता है उसका संकेत भी V होता है, इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। R का मान हमें पूछा गया है और अब हमें यह सूत्र अप्लाई करना है जिसमें V और IR आए। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। किसका मान पूछा गया है, R का, तो R बराबर होगा V बट्टा I। V बराबर हमारे पास में R बराबर 6 बट्टा 2, I का मान 2, तो मेरे पास में आ जाएगा 3। अब आगे हमें लगाना है ओम का प्रतिरोध का मात्रक, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, ओम, अर्थात संकेत में ये। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और विद्युत धारा और यानी ओम का नियम और विद्युत धारा दोनों को मिक्स करके भी एक प्रश्न पूछा जाता है, जो किस प्रकार का आएगा उसको हम कंसेप्ट वाइज हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब आपके ओम के नियम के बाद में आता है प्रतिरोधों का समायोजन। तो यह ओम का नियम आपके समझ में आ गया होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार 12 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे और 21 प्रतिरोध का समायोजन, अर्थात हम कहीं रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का समायोजन। देखिए होता क्या है, प्रतिरोध का समायोजन दो प्रकार से होता है। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। पहला होता है श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज। दूसरा हमारे पास में है पार्श्व क्रम अर्थात हम कहीं समांतर क्रम। इसको पैरेलल जो होता है वो है पैरेलल क्रम, यानी कॉम्बिनेशन होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। हमारे प्रतिरोधों का समायोजन दो प्रकार से होगा, एक श्रेणी क्रम होगा, एक समांतर क्रम होगा। चलिए इनको हम एक बार भूल जाते हैं। हमें क्या है, सपोज कीजिए घर के अंदर कभी हमें तार का कनेक्शन करना है, उस चीज पर आप चलिए प्यारे बच्चों, कभी आपने जो लाइनमैन आता है आपने देखा होगा तार को किस प्रकार से जोड़ता है। आपको तार के ऐसे टुकड़े दिए गए हैं, सपोज कीजिए यह 4 टुकड़े, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और 4। आपको 4 टुकड़े दिए गए हैं और यहां पर आपके पास में क्या है, यहां से लेकर जो एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट आपके यहां है, और यहां आपको क्या करना है, जो है वो तारों को क्या करना है, जोड़ना है। सपोज कीजिए एक यहां है, एक यहां पे है। यह मान लीजिए एक आपको सोने की जगह पर एक चार्जर चाहिए मोबाइल लगाने के लिए, एक दूसरी तरफ इधर आपको बटन चाहिए, एक ऊपर चाहिए, एक इधर चाहिए। आपके पास 4 तार हैं, बताओ आप कैसे जोड़ोगे। तो इसको जोड़ने का तरीका यही है, पहले तार को उठा के मैं यहां पे जोड़ दूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, यहां पर जोड़ दूंगा। इस प्रकार से मैंने दूसरे तार को भी जोड़ दिया। अब क्या होता है, यानी दो जो तार होते हैं आप उसको सीधी रेखा में जोड़ देते हैं, और एक जो मेरे पास यहां पे कनेक्शन लेना है वो क्या करेगा, यहां से कट करेगा और यहां पे तार आपने देखा होगा जोड़ते हैं। और मान लीजिए चौथा तार है और इसकी यहां पे कनेक्शन लेना है, तो वो ये 4। देखिए ये 1 नंबर जो आपके पास तार है, ये 2 नंबर तार है, ये 3 है और ये 4 नंबर है। ऐसा आपने अक्सर घरों में देखा होगा जोड़ते समय। बिल्कुल जब आपको सीधी लाइन ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब आपके कोई तार कम पड़ जाता है, आप उसको छोल के दांतों से रगड़ के या कुचल के या प्लास से करके कैसे भी करके अपना काम चला लेते हो जुगाड़ पद्धति से, तो आप तार को सीधा जोड़ देते हो। फिर जैसे ही सपोज है ऊपर कोई तार ले जाना होता है, तो आप क्या करते हो, उस तार को बीच में से सीधे वाले को काटते हो और उधर से तार ले जाते हो, यही सोचते हो। यही हमारे प्रतिरोध का समायोजन है। बिल्कुल हमें उन घरेलू उपायों को चलते हुए, अर्थात हमारा दैनिक जीवन में जो उपयोग आ रहा है उसको हमें बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, वही कहलाता है एनसीईआरटी का उद्देश्य। अब हम क्या कहेंगे, देखिए सपोज कीजिए आपने यहां से प्यारे बच्चों क्या किया, बटन चालू किया। बटन जैसे ही चालू किया तो विद्युत धारा यहां जाएगी
यहां जाएगी, फिर देखिए यहां पे जा रही है, फिर यहां पे जा रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मेरे पास में, और यहां पे देखिए आगे इस प्रकार से जा रही है, यहां से यहां तक जो विद्युत धारा जा रही है वो आगे फंट रही है, ठीक है ना। आई का मान क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, फंट रही है यानी अलग हो रही है। और यहां पे आने के बाद देखो वापस विद्युत धारा क्या हो रही है, फंट रही है। यहां के बाद में देखो विद्युत धारा सीधी जा रही है, तो यहां पर हम कहेंगे विद्युत धारा जिस तार के सिरे में विद्युत धारा फट जाती है वो तार वाला भाग तो समांतर क्रम होता है, जब विद्युत धारा फटे नहीं सीधी सीधी जाए वो श्रेणी क्रम होता है। पहले आप ये समझिए इसमें होता क्या है। अर्थात अब चलिए मैं इसको उदाहरण, आपने ये तार जोड़ने का प्रोसेस पूरा सीख लिया, अब हम चलते हैं, मैं आपको कुछ तार दूंगा, फिर हम लिखेंगे श्रेणी क्रम और समायोजन क्रम है क्या। आपके पास में सपोज कीजिए यहां पर ये प्रतिरोध का एक तार ऐसा सिरा है, और फिर आपको इस प्रकार से सिरा दे दिया, और एक आपको क्या दे दिया, इस प्रकार से सिरा दे दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं यहां पे। अब आपको कहे बताओ कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, तो जरा ध्यान से देखिए। यहां से आपकी विद्युत धारा जाना प्रारंभ होती है, यहां से सपोज कीजिए इसी डायरेक्शन में मान लीजिए आप विद्युत धारा गुजर रही है, यहां से सीधी जाएगी, यहां से सीधी जाएगी, यहां तक जा रही है। अब बताइए क्या सीधी विद्युत धारा जाएगी, नहीं, विद्युत धारा इस दो भागों में फट जाएगी। इस प्रकार से एक ढाणी की तरफ रास्ता जाता है, एक गांव की तरफ जाता है, ये विद्युत धारा इस दो भागों में फट जाएगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, यहां जो विद्युत धारा फट रही है वो आपके पास में कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। जब तक विद्युत धारा सीधी जा रही है वो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम समायोजन है। पहले तो ये मान अपने दिमाग में फिट बिठा ले, जिस चालक तार में प्रतिरोध के सिरों में विद्युत धारा जहां तक समान जा रही है, सीधी जा रही है, फंट नहीं रही है, वो श्रेणी क्रम है। और जैसे ही फंट जाती है वो कौन सा समायोजन हो जाएगा, समांतर क्रम समायोजन हो जाएगा। एक उदाहरण आपने समझ लिया। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट उदाहरण दे रहा हूं, इसको आप मुझे बताइए ये तारों का कौन सा समायोजन है। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों यहां पर इस प्रकार से आपको एक तार दे दिया एग्जामिनर ने, और कहे बताओ यहां से विद्युत धारा जा रही है, ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। देखिए कितने तार हैं जिसे हम रटते रहेंगे, हमें समझना है सिर्फ आई के कंसेप्ट पे अभी, फिर हम पूरा समायोजन समझेंगे होता क्या आखिर। तो यहां से जब विद्युत धारा जा रही है, यहां निकल रही है, अब आप बताओ कौन सा समायोजन है, क्या यह धारा फटेगी। देखिए यहां से जा रही है, यहां गई, फटी नहीं है, इसने अपना क्या किया है, जैसे हम रोड पे जाते हैं, सपोज कीजिए ये रास्ता है, हम क्या करते हैं मोड़ के अनुसार मुड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार मुड़ रहे हैं। तो विद्युत धारा भी देखिए मुड़ रही है, फट नहीं रही है, यहां पे जाके इस प्रकार से जा रही है, यानी एक सीधी रेखा में जा रही है, लेकिन क्या है मोड़ के कारण ये यानी क्या है इसकी थोड़ी सी दिशा है वो चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यानी इस प्रकार से ये जो समांतर है प्यारे बच्चों, ये कौन सा समायोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन, समायोजन। बिल्कुल आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में हम चलते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूं, उसमें आप बताना कि ये तार का कौन सा समायोजन है, कि आप आसानी से हमें खुद बताने का प्रयास करें, जिससे न्यू कंसेप्ट क्लासेज को लगे कि वास्तव में ही आपके बिल्कुल यहां पर कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। मेरे पास में यह है, अगला कह रहा है मैंने यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की प्यारे बच्चों, और यहां से आ गई, और यह मेरे पास में 3 प्रतिरोधों का समायोजन है, ये बताओ श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। तो आप खुद कहोगे विद्युत धारा यहां सीधी तो जाएगी नहीं, यहां देखो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, जैसे ही प्यारे बच्चों डायरेक्शन चेंज करके जिस स्थान पे मिल रही है फिर वो वहां तक का भाग क्या कहलाता है, समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे श्रेणी क्रम समायोजन में, आपने देख लिया श्रेणी क्रम समायोजन में विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होगा, जबकि श्रेणी क्रम में समान होगा। अब आप बताओ घरों में लगे उपकरण किस क्रम में लगे हुए होते हैं,
क्या घरों में लगे उपकरण में सभी में धारा समान जाती है या अलग अलग जाती है? आप कहोगे नहीं सर समान कैसे जाएगी, एक में पंखा चलता है, एक में बल्ब चलता है, एक में एलईडी चलती है, एक में फ्रिज चलता है, एक में गीजर चलता है, तो सबको उपकरणों को धारा अलग अलग चाहिए। अर्थात हम कहते हैं यहां पर पंखा है, यहां पर बल्ब है, यहां पर कुछ अलग सॉकेट लगे हैं, तो देखिए धारा क्या होती है, फट जाती है। तो प्यारे बच्चों बताइए ट्रिक के अंदर घरों में लगे उपकरण किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं? तो आंसर होगा हमारा समांतर क्रम में। तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि घरों में लगे हुए उपकरण समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। कहते हैं क्यों? तो हम यही कहेंगे क्योंकि घरों में लगे हुए उपकरण को अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम उन्हें समांतर क्रम में लगाते हैं। अब हम इनको समझेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन है क्या, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति और किस प्रकार से इनके फॉर्मूले आते हैं। पिछली बार श्रेणी क्रम समायोजन का सूत्र व्युत्पन्न पूछे जा चुका है, तो इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला या विद्युत धारा के आधार पर पूछेगा प्रश्न, या आएगा श्रेणी क्रम समायोजन समांतर क्रम में कोई दो अंतर बताओ, या समांतर क्रम समायोजन है क्या, इसको रटना नहीं है। मान लीजिए हमारे पास में प्रतिरोध है प्यारे बच्चों एक ये, और यहां पे एक प्रतिरोध मेरे पास में ये है और एक प्रतिरोध ये है। इस प्रकार बहुत सारे प्रतिरोध हैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास में इनको जोड़ा हुआ है इस प्रकार से, यानी हम कह सकते हैं प्रतिरोध का ऐसा समायोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा क्रम लगातार चलता है, तो यह समायोजन श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। बताइए पहले तो ये देखिए प्यारे बच्चों, चलिए धीमी गति से हम समझने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। ये मेरे पास में एक प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध है, और एक मेरे पास में यह प्रतिरोध है। इसको मुझे श्रेणी क्रम में जोड़ना है और परिभाषा भी बनानी है। ये मेरे पास में सिरा A है, ये B है, ये A है, ये B है। अब परिभाषा क्या बनी, प्रतिरोध का ऐसा समायोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है, इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, वो समायोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। चलिए इसको लिखते हैं, समझते हुए तो समझ गए होंगे। एक तार का दूसरा सिरा, शुरुआत करनी है दूसरे सिरे से, दूसरे तार का पहला सिरा, तो हम प्रतिरोध का ऐसा समायोजन, प्रतिरोध का ऐसा समायोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से व दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो यह समायोजन श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। आपको यही ध्यान रखना है, जो मेरे पास पहला तार होगा उसका दूसरा सिरा होगा, जो भी नया तार लूंगा उसका पहला सिरा होगा, काम में आएगा जुड़ने के लिए। जैसे मेरे पास ये दो तार हैं, ये पहले से हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, तो इस प्रकार से ये क्रम लगातार चलता जाता है, जुड़ा हो, ऐसा क्रम लगातार चलता जाता है, हम आगे कह सकते हैं
दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, ऐसा क्रम लगातार चलता है, जिसे श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे श्रेणी क्रम समायोजन है क्या। अब चलिए हम चित्र की सहायता से इसे दर्शाते हैं, यह है क्या। तो यहां पर आपने उतार लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चित्र की ओर। तो यहां पे हम कहेंगे जैसे में मेरे पास में यह पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है और ये मेरे पास तीसरा है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चित्र के अनुसार ये A है और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसका ये A मान लीजिए A है और यहां पर ये इसका सिरा B इसका A होगा और इसका सिरा B और इसका A होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये श्रेणी क्रम समायोजन होता है। प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो उसे श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। और आप ये चित्र बना देना तो यह आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कह सकते हैं सूत्र की व्युत्पत्ति, यानी श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पर एक विशेषता में लिख सकते हैं नोट लगा के, इस समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान समान होता है। ध्यान रखें, अभी मैंने बताया था विद्युत धारा एक सीधी सरल रेखा में गुजरेगी, प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। यही विशेषता इसको श्रेणी क्रम समायोजन की ओर ले जाती है। श्रेणी क्रम समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर I का मान समान होगा लेकिन V का मान अलग अलग होगा। अभी हम इसके न्यूमेरिकल में भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो यह आपके आ जाए श्रेणी क्रम समायोजन के बारे में विशेषता। तो पहला इसकी परिभाषा, दूसरी यह I का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर समान होता है जबकि V का मान प्रत्येक प्रतिरोध पे क्या होता है, अलग अलग होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है श्रेणी क्रम समायोजन में वो इस प्रकार से है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध, इसका मतलब हम कहें कुल प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो कुल प्रतिरोध आएगा वो सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या होगा, अधिक होगा श्रेणी क्रम समायोजन में। अब हम श्रेणी क्रम समायोजन का पहले सूत्र स्थापित करेंगे, फिर हम इसके 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आप इन परिभाषाओं को आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ये परिभाषा है क्या। तो चलिए हम इनके सूत्र व्युत्पन्न की ओर चलते हैं। तो नई हेडिंग लगाइए, श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध का
सूत्र व्युत्पन्न, सूत्र व्युत्पन्न देखिए किस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न होता है। सबसे पहले हमारे पास में एक 3 प्रतिरोध है, मान लीजिए इस प्रकार से। इनको मैंने प्यारे बच्चों किससे जोड़ा, बैटरी से। अभी हम इन सब चीजों के संकेत समझने लग जाएंगे। और यहां पर ये कुंजी है और यहां पे सपोज कीजिए ये एमीटर है और यहां पर इस प्रकार से जोड़ दिया। ये मेरे पास में है R1, ये है R2, ये है R3। यह चित्र बनाकर और यहां से ये जो बड़ा तार होता है फिजिक्स में वो प्लस को दर्शाएगा, छोटा तार माइनस को दर्शाएगा। विद्युत धारा यहां से जाएगी और वापस यहां से होती हुई वापस इस प्रकार से ऋण टर्मिनल पे आ जाएगी। तो चलिए यह आपने चित्र बना लिया होगा। अब हम कहते हैं किस प्रकार से सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। अब यहां हमारे जो काम आएगा वो आता है ओम का नियम। तो चलिए इस चित्र को बनाने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, V बराबर है IR। और यहां पर जो है ओम का हमारे पास में यह नियम हो गया, ये मेरे पास में हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहां पे पहली कंडीशन है श्रेणी क्रम समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान समान होता है। क्या होता है, समान होता है। हम कहेंगे कैसे, चलिए इसको समझते हैं। पहला फैक्ट ये, मान लीजिए अभी हमने वो चित्र बनाया था उसमें इस प्रकार से यहां पे हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या है, चित्र है। और यहां पे अभी हमने V लगाया था, वोल्टेज वाली बैटरी लगाई, ये कुंजी लगा दी, ये एमीटर लगा दिया और चलो परिपथ हो गया तैयार, धारा इधर से जा रही है। सपोज कीजिए यहां पर मेरे पास ये V है विभवांतर आरोपित करने के लिए, ये R है, ये R2 है, ये R3 है। अब ये कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से 4 एम्पियर की धारा दे रहा हूं। अगला एग्जाम में पूछे R1 पर प्रवाहित धारा कितनी होगी, आप कहोगे 4 एम्पियर होगी। इस पर भी 4 होगी, इस पर भी 4 होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान। तो मैं यहां कह सकता हूं जो I कुल होती है मेरे पास में टोटल, वो होती है I1 बराबर I2 बराबर I3। यह आप कंसेप्ट ध्यान रखना। श्रेणी क्रम समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पे जैसे आपको यह चित्र देके डायग्राम में इतना ही दे दे, I का मान यहां पे एरो लगा के 2 एम्पियर या 4 एम्पियर, और कह दे R2 पर प्रवाहित धारा का मान बताओ, तो यह ध्यान रखना जितनी विद्युत धारा यहां से जा रही है प्रत्येक प्रतिरोध को उतनी ही विद्युत धारा मिलेगी। इसको भी 4 4 4, तो यहां पे I2 का मान होगा 4 एम्पियर। अब दूसरी जो कंडीशन ये कह रहा है उसको हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन इसने कही कि प्रत्येक प्रतिरोध पर जो है, और यहां पर आप इसके फॉर्मूले भी उस कॉपी में है, लेकिन यहां समझाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूं I, और I जो टोटल है प्यारे बच्चों अभी हमने लिखा था I1 बराबर I2 बराबर I3। इसी प्रकार चलते जाते हैं। बी कंडीशन इसकी क्या है, यानी इस समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर V का मान अलग अलग होता है। जैसे सपोज कीजिए यहां 12 वोल्ट है, अगला कहे इस पे बताओ, इस पे अलग वोल्टेज आएगा, इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा। तो यहां पर डिपेंड करता है प्रतिरोध कितने मान का ले रहे हो, उस पर यह वोल्टेज डिपेंड करेगा। तो यहां पर देखिए प्रत्येक प्रतिरोध पर V का मान क्या आएगा, अलग अलग।
तो मैं यहां कहूंगा V कुल अर्थात टोटल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यह आप समझ गए होंगे। ये मेरे पास में समीकरण क्या है, 2। अब यहां पर प्यारे बच्चों हमारे पास में यह ओम का नियम था। अभी मैंने लिखा V बराबर IR। अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि V बराबर मेरे पास में क्या था, IR, वो समीकरण 1 था। तो V1 बराबर क्या होगा, I तो सेम होती है, I को छेड़ना ही नहीं है, R1 होगा, ये समीकरण 3 होगा। V2 बराबर होगा IR2, ये समीकरण 4 होगा। V3 बराबर होगा IR3, ये समीकरण 5 होगा। तो अब देखिए समीकरण 1, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर नेक्स्ट स्टेप में आप लगा सकते हैं। अब स्टेप में क्या लगेगा, समीकरण 2 में समीकरण 1, 3, 4 व 5 का मान रखने पर बताइए मैं V का मान क्या रखूंगा, तो V का मान मेरे पास आएगा IR। आ गया समझ में। यहां पे आएगा मेरे पास IR अर्थात ये है V टोटल कुल, और यहां पे R भी है तुल्य, यानी तुल्य का मतलब टोटल हो गया। मैं लगा देता हूं, सपोज कीजिए तुल्य लगा दिया। V1 का मान IR1 है तो मैंने लिख दिया IR1। V2 का मान IR2 होगा, IR2। V3 का मान IR3। बताइए ये स्टेप आपके समझ में आ गई होगी। हमें श्रेणीक्रम समायोजन में I के मान को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ मान परिवर्तन हो रहा है V का। तो V1 बराबर ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो इसी प्रकार V1 बराबर IR1 होगा, V2 बराबर IR2 होगा, V3 बराबर क्या होगा IR3। इन V के मान को इस समीकरण 2 में रखेंगे तो मेरे पास इस प्रकार का समीकरण आता है। अब आप खुद बताइए इनमें कॉमन क्या आता है। यहां पे मैं लिखता हूं IR तुल्य बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, I कॉमन R1, R2, R3, इसको आप काट देना, आ जाता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसके नीचे हम लिख सकते हैं इसी प्रकार बहुत सारे तार जुड़े हैं। R तुल्य बराबर R1, R2, R3 प्लस डैश डैश Rn, और ये मेरे पास में समीकरण नंबर हो गया 6। समीकरण 6 श्रेणीक्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, और यह बताता है तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। इसकी भी हम कंडीशन समझेंगे क्या होता है, यह आप समीकरण समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्रतिरोध श्रेणीक्रम के जो हैं वो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में पहला प्रश्न एग्जामिनर आपको इस प्रकार से देगा, यह तार आपको दे देगा और यहां लिखा रहेगा 2 ओम, यहां पे 4 ओम, यहां पे आएगा 6 ओम। मान लीजिए कोई डिजिट कोई अलग चेंज कर सकते हैं। अगला कहेगा कुल प्रतिरोध का मान, ध्यान रखें शब्द है कुल या तुल्य, बात एक ही है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं टोटल। कुल या तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो आपको देखते ही पता करना है पहले तार कौन सा है, और इसका सही कंसेप्ट है विद्युत धारा भेजना। और जैसे ही विद्युत धारा कहीं फंट नहीं रही है, ये श्रेणीक्रम समायोजन है, तो हम कहेंगे कि आपको यह प्रश्न इस प्रकार से आ जाए तो आंसर में आप इसी प्रकार के प्रश्न को उतार देना, लेकिन इसको R1, R2 और R3 अपनी तरफ से नंबर दे देना। फिर हम कहेंगे श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा,
आर तुल्य बराबर क्या होगा, R1 R2 R3, जितने तार आपको दिए गए हैं वो, तो यहां पर मैं कहूंगा आर तुल्य बराबर 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम। तो बताइए इस प्रकार से आपको लिखना है। आर तुल्य का मान कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। तो यहां एक आपने लाइन देखी प्यारे बच्चों, श्रेणीक्रम समायोजन में अधिकतम प्रतिरोध का मान 6 था, तो तुल्य प्रतिरोध में 6 से भी ज्यादा मान आया, कितना आया, 10 आया। तो इस प्रकार के प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, पहली स्टेप आपने इस प्रकार से पार कर ली है। चलिए यहां पर एग्जामिनर उसको किस प्रकार से आपको लैंग्वेज में दे सकता है उसको देखिए। एक प्रश्न आपको दे दिया, श्रेणीक्रम में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, जिनका मान क्रमशः है 2 ओम 8 ओम और यहां पे है 6 ओम है। बताइए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। श्रेणीक्रम में तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, जिसके प्रतिरोध का मान क्रमशः है क्या है प्यारे बच्चों, 2 ओम 8 ओम 6 ओम है। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, यहां पे ए ऑप्शन दे रहा है 2 ओम, बी ऑप्शन दे रहा है 8 ओम, सी ऑप्शन दे रहा है 7 ओम और डी ऑप्शन आपके पास में दे रहा है 16 ओम। तो आपको देखिए, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है आपको जोड़ भाग करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो यह देखिए, इसमें श्रेणीक्रम है, सबसे अधिक प्रतिरोध का मान 8 है, तो हमारा आंसर 8 से ज्यादा ही आएगा, ना तो 8 आएगा ना 8 से कम आएगा। 8 से कम है ये आंसर हो नहीं सकता, 8 से बराबर है हो नहीं सकता, 7 भी कम है, आंसर आप बिना देखे बता सकते हो 16 ओम होगा, क्योंकि श्रेणीक्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह कंसेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको मैं अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं, घर पे इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। यह आपको तार दिए हुए हैं, इसका मान है 1 ओम 3 ओम और 7 ओम। आपको इसका आर तुल्य बताना है। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके पास में इस प्रकार का दिया हुआ है 7 ओम और 8 ओम, इसका भी आपको आर तुल्य बताना है कि क्या मान आएगा। ये आप घर बैठे अपने अभ्यास करें, जिससे आपके प्रतिरोधों का समायोजन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की ओर, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट है वो न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इस प्रकार से डायग्राम देगा और यह आपको दे दिया, यहां देगा 2 ओम, यहां देगा 3 ओम, यहां दे दिया 12 वोल्ट। अगला कह रहा है मैंने यहां पर विद्युत धारा गुजारी 3 यानी 6 एम्पियर की। कितनी एम्पियर की प्यारे बच्चों, 6 एम्पियर की। यह चित्र आपको देके अगला पूछ रहा है, यानी ये R1 है ये R2 है, तो या ऐसे भी कह सकता है 2 ओम प्रतिरोध पर या 3 ओम प्रतिरोध पर। देखिए पूछता क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो वो पूछ सकता है R1 व R2 पर I का मान क्या है। दूसरा ये पूछ सकता है R1 व R2 पर V का मान। देखिए उनके पास बस 3 ही कंडीशन रहेगी। नंबर सी वो पूछ सकता है कुल प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको क्या है प्रश्न पूछ सकता है। यह 3 कंडीशन उनके पास में रहेगी। चलिए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले आई का मान, नंबर 1 टॉपिक के हिसाब से आई का मान। चलिए आई का मान अभी मैंने बताया, यह तारों का समायोजन श्रेणीक्रम है प्यारे बच्चों। विद्युत धारा जा रही है, सीधी जा रही है, कहीं फंट नहीं रही है, श्रेणीक्रम है। तो श्रेणीक्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होगा। इसको भी 6 एम्पियर मिलेगी, इसको भी 6 एम्पियर मिलेगी। तो हम कह सकते हैं आई का मान क्या होगा, आई कुल बराबर होता है I1
बराबर I2। तो हम कह सकते हैं R1 व R2 पर I का मान कितना होगा 6 एंपियर। दोनों पर कितना होगा 6 एंपियर होगा, यानी R1 पर भी कितना होगा 6 एंपियर और यहां पर मान होगा 6 एंपियर और R2 पर भी कितना होगा 6 एंपियर। चलो यह प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान 6 एंपियर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर है V का मान, ये हमें ओम के नियम से ज्ञात करना है। अभी हमने देखा था V बराबर होता है प्यारे बच्चों, यहां पे मैं कह सकता हूं V का मान बिल्कुल यहां पर अभी हम देखेंगे V का मान क्या होता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं V1 बराबर होता है IR1, ये होता है। तो इस प्रकार से मुझे किसका मान चाहिए V1 का मान चाहिए। तो V1 आपको विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 6 एंपियर, R1 का मान कितना है 2, तो यहां हो गया 12 वोल्ट। बच्चों समझ में आ गया होगा। आपको V1 का मान यहाँ पे I और R का मान देके पूछ रहा है। I है 6 और R है 3, तो कितना हो गया 12 वोल्टेज। यहां पे सपोज कीजिए, यहां आपको मान लीजिए वोल्टेज ना भी दें तो आप इस वोल्ट को काउंट कर सकते हैं। चलिए चौथे में हम यहां पे ज्ञात कर सकते हैं कुल V का मान। इसको हटा देना 12 वोल्टेज को, तो यहां आपने 12 वोल्ट निकाल लिया। फिर हमें कहा जाता है कि V2 का मान कितना होगा R2 पर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि V2 का मान जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा I बराबर मेरे पास होगा R2। तो यहां पे I का मान है 6, R का मान है 3, तो कितना हुआ 18 वोल्ट। तो यहां पे आपने निकाल लिया टोटल वोल्टेज का जो मान है। R1 पे तो आपके मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, R1 पे तो आ गया 12 वोल्ट और यहाँ पे V2 का मान R2 पे कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास में R2 पर V2 का मान आ गया 18 वोल्ट। अगला कहे कुल प्रतिरोध का मान बताइए। कुल प्रतिरोध का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध का मान हमारे पास में इस प्रकार से हम काउंट करेंगे कि नंबर तीसरा है R तुल्य। R1 प्लस R2 छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 + 3 बराबर 5 ओम, ये मेरे पास में आ गया R तुल्य। अगला क्या दे रहा है, कुल V का मान बताओ। कुल V का मान हमें जो ज्ञात करना है वो चौथे प्रोसेस के अंदर हम कहेंगे कुल V, यानी V टोटल कुल बराबर होता है V1 प्लस V2। V1 का मान मेरे पास में क्या आया, V1 का मान आया 12 वोल्ट और इसका मान कितना आया 18 वोल्ट। जब आप 12 और 18 को जोड़ोगे V कुल मेरे पास में कितना आ जाएगा 30 वोल्टेज। तो यहाँ पे जो V दे रहे हैं वो कितना हो जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा। यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार का मैं प्रश्न अब अंतिम अभ्यास में आपको दे रहा हूं। कल हम पढ़ेंगे समांतर क्रम समायोजन। बिल्कुल आप इनके नोट्स उतारते रहें, जो भी दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे आपके समाधान होते रहें। आपको इस प्रकार का एक डायग्राम दे दिया गया है और यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, मान लीजिए सपोज कीजिए इस प्रकार का आपको दे दिया गया है और डायग्राम दिया गया है। यहां पर धारा जा रही है 3 एंपियर की प्लस माइनस V और यहां पे हैं 4 ओम, यहां पे हैं 8 ओम। ये है R1, ये है R2। तो सबसे पहले ये चित्र बना ले, फिर घर पे अभ्यास करें। नंबर 1 R1 व R2 पर I का मान कितना होगा पहला। नंबर 2 कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध का मान फिर नंबर 3 प्रत्येक प्रतिरोध पर V का मान। लास्ट जो हमारे पास में है वो ये हो जाएगा कुल V का मान। बस इसमें से के अलावा एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो कल हम समांतर क्रम समायोजन का अभ्यास करेंगे। इससे पहले आप श्रेणी क्रम समायोजन
पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ ले। बताओ बच्चों, श्रेणी क्रम समायोजन में किसका मान समान होता है? I का प्रत्येक प्रतिरोध पर और V का मान अलग अलग होता है।